अभी बात जो चलेगी वो चलेगी भारत की मानक समय रेखा पर। देखिए भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन से डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री से। कौन से डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से? ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है भाई? देखिए यहाँ आप चलेंगे, ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा भाई? छत्तीसगढ़ के बाद जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसको देख लो एक बार, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन से राज्य में जाएगी भाई? उत्तर प्रदेश के बाद ये जाएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जाएगी ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ जाएगी भाई? छत्तीसगढ़ के बाद ये जाएगी उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जाएगी ये आंध्रा, है ना। उड़ीसा के बाद जाएगी कहाँ? आंध्रा। ये 5 राज्य जो भारत की मानक समय रेखा पे पड़ते हैं। देखिए नक्शे की ओर चलिए। नक्शे की ओर जब चलेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है? इलाहाबाद के पास नैनी से ली गई है। और इलाहाबाद के पास नैनी से क्यों ली गई है? कोई समझता है इस बात को? देखिए इलाहाबाद के पास नैनी से इसलिए ली गई है, हम यहाँ अपने इस वाले देशांतर से 68.7 से 97.25 इन देशांतरों के बीच का अंतर निकाला कि हमारे देश के पास कितने देशांतर हैं। फिर उन देशांतर का हमने मध्यमान निकाल दिया, यानी कि उनका औसत निकाल दिया। और जब औसत निकाला तो औसत हमारे पास कितना आया? 82.5 आया। तो इसका मतलब 82.5 हमारे देश का क्या है? बिल्कुल मिड पॉइंट है। और हमने 82.5 पर कौन सी रेखा खींच दी? हमने भारत की मानक समय रेखा खींच दी। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजर के गई है? 5 राज्यों से। तो देखो 5 राज्य यहाँ से शुरुआत कर दो उत्तर प्रदेश से, और कहाँ तक पहुंच जाओ? आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाओ। ये 5 राज्यों को पार करती है भारत की मानक समय रेखा। अब दूसरा सवाल है कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? ये इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी से। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास नैनी से। सवाल ये है कि कितने डिग्री पर गुजरती है? 82.5 डिग्री पर गुजरती है। और एक सवाल यहाँ ये बनता है कि भारत का जो मानक समय है वो जो ग्रीनविच यानी कि लंदन का और पूरे विश्व का मानक समय है उससे कितना आगे है भाई? 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है भारत का समय। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो ग्रीनविच है, ध्यान से सुनेंगे, समय कैसे मापे जाते हैं। ये हमारे पास ग्रीनविच है, और ग्रीनविच में ये जो समय लिया गया है यानी कि लंदन से, ये कौन से अक्षांश से लिया गया है? ये सॉरी कौन से देशांतर से लिया गया है? 0 देशांतर से। 0 देशांतर से समय लिया गया है। 0 देशांतर का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी पृथ्वी का जो औसत बैठेगा वो कहाँ बैठेगा? 0 देशांतर पे। और यहाँ से इस बिल्कुल मिड के समय को लिया और मध्य के समय को लेकर पूरे विश्व का मानक समय बना दिया। बात क्लियर है? अब देखिए जैसे ही जैसा आप इधर चलोगे वैसे वैसे समय जो है इस मानक समय से ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। हर देशांतर पे समय बढ़ता है। जितने देशांतर पार करोगे उतने समय को आगे चले जाओगे। हम 5.5 घंटे आगे हैं, हमसे आगे जाओगे और समय ज्यादा जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही ग्लोब पे आगे चलते रहेंगे तो समय जो है वो बढ़ता रहेगा, और जैसे ही पीछे हटते रहेंगे समय घटता रहेगा। तो मानक समय विश्व का कहाँ से लिया गया है? 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच लंदन से। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? 82.5 डिग्री इलाहाबाद नैनी से। ये जो रेखा है कितने राज्यों को पार करती है? 5 राज्यों को। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश को पार करती है, मध्य प्रदेश को पार करती है, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को। इन 5 राज्यों को ये पार करती है। बताइए भारत की मानक समय रेखा से कोई सवाल छूटेगा क्या? नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, देखो जब तक तुम्हें नक्शे का ज्ञान नहीं होगा ना तब तक तुम राज्यों का नहीं बता पाओगे कि कौन से राज्य को कौन सी रेखा पार करके जाती है। उसके बाद देखिए सवाल हमारे पास जो बनेगा वो कर्क रेखा पे बनेगा। और कर्क रेखा के बारे में सब लोग जानते हैं। भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पे है भाई? 23.5 डिग्री। कौन से अक्षांश में पड़ती है ये पड़ती है उत्तरी अक्षांश में, है ना, उत्तरी अक्षांश में। और देखिए इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। लेकिन एक रेखा और है 23.5 डिग्री पे, कौन सी ओर भैया? दक्षिणी अक्षांश में। और इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इनके जो बीच में पड़ती है वो 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, या और क्या नाम से इसे जानते हैं भाई? भूमध्य रेखा। इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये हमारे पास 3 रेखाएं हैं।
इनमें से हमारे देश में जो पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि हम खुद उत्तरी अक्षांश में बसते हैं तो इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा पड़ती है। अब ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? ये प्रवेश करती है कहां से? गुजरात से। देखो ये वाली जो रेखा है ना, ये हमारे पास कितने डिग्री है? 24। इससे नीचे देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा दिख रही होगी, ठीक। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरात से चलती है और गुजरात से चल के कहाँ निकल जाती है? मिजोरम, और मिजोरम से निकल के कहाँ चली जाती है भाई? म्यांमार में। तो ये कुल मिलाकर कितने राज्यों को पार करती है? 8 राज्यों को पार करती है। लिखवाने की जरूरत नहीं, नक्शे में देख लेंगे, सब लोग इस बात को जानते भी हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ज्यादा सवाल हम बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, और 8 राज्य अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं भाई? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है भाई। देखो कितने भारत के जो राज्य हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने भारत के राज्य हैं? तो राज्यों को काउंट कर लेंगे, कितने राज्य भारत के समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। एक सवाल तो बॉर्डर से जरूर आएगा, बात समझ आई कि नहीं आई? बॉर्डर से सवाल ये आएगा कि भाई पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो देखिए कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, आप काउंट करेंगे, नक्शे में जाकर पढ़ोगे तभी याद होगा, बताने से याद नहीं होगा। मैं 5 बता दूंगा, याद रखोगे, थोड़ी देर भूल जाओगे, घर जाकर नक्शा देखोगे सब याद आएगा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद मुझे ये बताइए भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है ना। उसके बाद जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में दूसरा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भाई? राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, और ये कब बनाया गया था? 2010 में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कब बनाया गया है? 2010 में। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये छोटे छोटे सवाल हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। तो देखिए अब जो सवाल हमारे पास शुरू हो रहे हैं, और सवाल देखिए क्या है, एक एक सवाल बताते रहेंगे, ऑप्शन भी लिखने की कोशिश करेंगे और सीधे सीधे सवालों पर चर्चा रहेगी। देखिए शुरुआत का चैप्टर वाइज उठा रहे हैं। चैप्टर वाइज का मतलब है पहला हम भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति पर सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है ना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। कौन सा राज्य आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो नंबर है क्षेत्रफल के मामले में वो कौन सा नंबर है? 4वें नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। कितने नंबर पे? 4वें नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से 3 राज्य जो है वो क्षेत्रफल के मामले में ज्यादा है। कौन कौन से? राजस्थान का सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश का उसके बाद है, महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य होगा गोवा। देखिए 2 सवाल बिल्कुल क्लियर है। पहला तो ये कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? आंसर होगा चौथा। बात क्लियर है। नंबर लगाने के लिए आ सकते हैं, क्रम लगाने के लिए आ सकता है, तो तैयार रहना है 5 के 5 राज्यों के नाम के साथ। दूसरा सवाल हमारे पास है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? सवाल सुनते रहिए, छोटे छोटे सवाल है लेकिन दमदार हैं। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? पहला है उड़ीसा। किसकी बात हो रही है भाई? कर्क रेखा की बात हो रही है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड है ना, और तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा है उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद चौथा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए सवाल समझिए, एक सवाल बताता हूं कि झारखंड की राजधानी जो रांची है ना वो कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच है, या कर्क रेखा उसके बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड की राजधानी रांची है तो इसका मतलब झारखंड से निकल के कर्क रेखा जाती है। आप नक्शे में देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा यहाँ से ये कर्क रेखा जा रही है। देखिए पहले गुजरात पार करेगी, फिर राजस्थान का थोड़ा सा
क्षेत्र पार करेगी, है ना, फिर उसके बाद राजस्थान पार करेगी, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये देखिए झारखंड, और यहाँ देखिए बिल्कुल तुम्हें रांची दिखाया गया होगा, रांची के बीचों बीच से निकल कर जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ भाई, इसका आंसर हुआ झारखंड। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद तीसरा सवाल हमारे पास है, तीसरा सवाल है भारत का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु है, ध्यान से सुनेंगे, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। तो नक्शे की ओर जाइए और नक्शे की ओर जाके देखिए ये वाला क्षेत्र पूरब है, ये वाला क्षेत्र पश्चिम है, तो हमें ये वाला क्षेत्र बताना है। अब ये वाला क्षेत्र आप बताएंगे भाई, मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, ये पश्चिमी देशांतर में है, और ये हमारे पास है पश्चिमी देशांतर में, ये पश्चिमी देशांतर गुजरात में है, ये पश्चिमी देशांतर राजस्थान में है। बाकी उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर गुजरात में है ना, और उसके बाद है 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर राजस्थान में है। बताइए भाई, देखो सवाल इसी तरीके के आते हैं। भारत का जो सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु है, सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर गुजरात में है, फिर है 68 डिग्री पश्चिम राजस्थान में है, फिर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी या पूर्वी गुजरात में है, पूर्वी देशांतर गुजरात में है। अब तुम्हें यहाँ सवाल बताना है, बताइए कैसा उत्तर बताओ, है कौन सा, तीसरे वाला, पूर्वी देशांतर गुजरात, ये देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर राजस्थान का है, ये पूर्वी देशांतर गुजरात का है, ये पूर्वी देशांतर राजस्थान में पड़ता है, ये पूर्वी देशांतर गुजरात में पड़ता है। बताइए कौन सा आंसर ठीक रहेगा। देखिए इस सवाल का आंसर देने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और होना भी चाहिए, सवाल इतना दमदार है तो कंफ्यूजन बनना चाहिए। देखिए आप अभी जब मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, तो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा था, ध्यान से समझिए, हमारी जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ हम जो बैठते हैं वो पूर्वी देशांतर में बैठते हैं, ध्यान से समझते रहिए एक बार, हम कहाँ बैठते हैं, पूर्वी देशांतर में, लेकिन इधर जो हम बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं, उत्तरी अक्षांश में, है ना, उत्तरी अक्षांश में। अब जब हम अपना सुदूर पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो सुदूर पश्चिमी बिंदु हमारा जो है, अगर हम इस वाले अक्षांश में तो ये वाला होगा, इस हिसाब से हम कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक। अब आप यहाँ जाइए कि सुदूर यानी कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वो तो गुजरात में पड़ता है, तो आंसर कौन सा हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। इसका नाम जानते होंगे गौहर माता, नाम पढ़ा है गौहर माता। तो भारत का जो सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, और नाम क्या है इसका, नाम है इसका गौहर माथा। और अब आप जाएंगे मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु, तो मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में, और नाम क्या है, किबिथु। नाम क्या है भैया, किबिथु। ध्यान रखेंगे, चारों नाम अभी बता देता हूँ। किबिथु, देखिए किबिथु जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल में, और ये भारत का सबसे कौन सा बिंदु है, ये भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ता है, गुजरात में, नाम क्या है, अभी बताया गौहर माता। कौन सा नाम है भाई, गौहर माता। उसके बाद देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, वो सबसे उत्तरी बिंदु है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। उसका नाम क्या है भाई, इंदिरा कोल। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, देखो ये तो पंबन द्वीप रामेश्वरम है मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का कौन सा है भाई, मुख्य भूमि का तो पंबन द्वीप यानी कि रामेश्वरम है। और इधर जाओगे आप अंडमान निकोबार में तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। दूसरा नाम क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा नाम है भाई, पिगमेलियन पॉइंट। ध्यान रखेंगे, पिगमेलियन पॉइंट। ये चारों बिंदु हो गए। अब इनमें से कौन सा बिंदु भी पूछा जाएगा उसको निकाल देंगे। देखिए अब अगर आपसे किबिथु पूछा जाएगा तो ये भी पूर्वी देशांतर में ही है।
आपसे बोहरमार्का पूछा जाएगा, ये भी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और अगर आपसे मुख्य भूमि का पूछा जाए या पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये कौन से अक्षांश में पड़ता है? ये पड़ता है उत्तरी अक्षांश में। और ये जो ये जो हमारा इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तरी अक्षांश में। अब तो ये लद्दाख में चला गया है ना। बात समझ में आई या नहीं है? चारों बिंदुओं में से कोई सा गया का टिक लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद नए सवाल की ओर पढ़ते हैं। देखो इसने कहा है निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? 7 बहनों का सदस्य होने का मतलब क्या है? देखिए 7 बहन पूर्वोत्तर की, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और लगभग कई बार सवाल आता है। तो सबसे पहले तो 7 बहन लिख लो कौन कौन सी हैं। तो उन 7 बहन या 7 सिस्टर जो हैं उनमें से सवाल आने का बड़ा चांस होता है। देखिए तो हमारे पास 7 सिस्टर कौन सी? आप पूर्वोत्तर के राज्यों को गिनना शुरू करिए और पूर्वोत्तर के राज्य में अरुणाचल से शुरू करिए। कौन सा भाई? अरुणाचल नंबर 1। दूसरा नंबर आप किसका लिखेंगे भाई? नागालैंड। तीसरा नंबर आप कौन सा लिखेंगे भाई? मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के बाद आप लिखेंगे भाई कौन सा? त्रिपुरा। फिर आप लिखेंगे मेघालय। और कौन सा बचा भाई? मेघालय के बाद आप लिखेंगे कौन सा? असम। ये हो गए हमारे पास कितने भाई? 7। ये 7 सिस्टर है। अब इनमें से जो नाम होगा वो 7 सिस्टर का सदस्य होगा। 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, ये वाला बंच, इस बंच को या इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो 7 सिस्टर में 7 सदस्य आते हैं। अब सवाल देख लो, सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? पहला है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल सदस्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल दिया गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा है क्या? बिल्कुल है। त्रिपुरा नहीं है? है तो भाई त्रिपुरा है। उसके बाद राज्य में ओडिशा दिया गया है, ओडिशा सदस्य नहीं है और बिहार भी सदस्य नहीं है। तो 7 सिस्टर के ग्रुप में कौन सा आता है इन ऑप्शनों में से? त्रिपुरा। वैसे अगर ऑप्शन को देखेंगे तो अरुणाचल 7 सिस्टर में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 के 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के ग्रुप में शामिल होते हैं। उसके बाद नया सवाल देखते हैं भाई। नया सवाल हमारे पास है भारत की मानक समय रेखा कि जो याम्योत्तर रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती? आप ये समझ लो भारत की मानक समय रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? 5 राज्य बताए 82.5 डिग्री पर गुजरती है। तो वो 5 राज्य अगर तुम्हें पता है कौन कौन से हैं 5 राज्य? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाएगी और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। आप ऑप्शन सुन लो कौन से राज्य से नहीं गुजरती। पहला है आंध्र प्रदेश, गुजरती है। दूसरा है छत्तीसगढ़, गुजरती है। तीसरा है महाराष्ट्र, नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये है और महाराष्ट्र की लोकेशन ये है, कहाँ गुजरेगी भाई? नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, वो कौन कौन है? यहाँ जाएंगे उत्तर प्रदेश और पूरी सीधी लाइन खींच देंगे और 5 राज्य हमें अपने आप पता लग जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, इसका आंसर जो है वो बदल चुका है। अब भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो है लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। और किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। जब भी बात होगी अधिकतर केस में वो क्षेत्रफल के मामले में बात होगी। तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, देखिए पहला जो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था वो किसका था? अंडमान निकोबार का। और अब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? अब क्षेत्रफल है लद्दाख का। देखिए अंडमान निकोबार फैला हुआ है, लगभग 550 द्वीप मिलकर अंडमान निकोबार का निर्माण करते हैं। कितने द्वीप? 550 द्वीप मिलकर अंडमान निकोबार का निर्माण करते हैं। ये अंडमान निकोबार बिखरा हुआ है, लेकिन जो मुख्य भूमि सबसे ज्यादा है वो किसके पास है? लद्दाख के पास है। तो सवाल इंपोर्टेंट रहेगा, भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के मामले में वो कौन सा है? जो अभी अभी नया राज्य बना है, कौन सा? लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए। देखिए जम्मू कश्मीर का तो छोटा क्षेत्रफल है, नक्शा स्पष्ट बता रहा है, ज्यादा किसका है? लद्दाख का। और जब ये नहीं विघटित हुआ था, जब जम्मू कश्मीर जो था एक धारा 370 के साथ एक राज्य हुआ करता था, उस समय जो अंडमान निकोबार है वो सबसे बड़े क्षेत्रफल का राज्य था। लेकिन अब कौन सा है? अब लद्दाख गिना जाएगा। उसके बाद सवाल है
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब लोग जानते हैं कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। देखिए भारत का जो स्थान 7वां है, यहाँ सवाल जो है ये बहुत पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए, तो क्रम लगाने के लिए इन 7 के 7 को लिख लो। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस का। रूस के बाद क्षेत्रफल है कनाडा का। कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसके बाद किसका है? चीन का। और चीन के बाद है ब्राजील का, और ब्राजील के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, और सब उसके बाद जो है कौन आएगा? भारत। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का है। जब मैं इतिहास बताता हूं तो इतिहास में मैं तुम्हें दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जब बताता हूं तो इतिहास का बड़ा जोर शोर से जिक्र होता है ना। रूस बहुत बड़ा हुआ करता था एक समय पे। ये रूस का अपने आप में इतिहास में कटे हुए, जब रूस बहुत सारा रूस बट गया, तो रूस के बटने के बाद ये स्थिति है रूस की। रूस के बाद जो है कनाडा का क्षेत्रफल है, कनाडा के बाद अमेरिका का है। देखिए ये जो कनाडा है और अमेरिका है, ये कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? और ये जो रूस है ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? देखिए रूस तो पड़ता है एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। जो कनाडा और यूएसए ये कौन से में पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पड़ते हैं भैया? उत्तरी अमेरिका में। ये जो चीन है ये कहाँ पड़ता है? ये भी एशिया में पड़ता है। ये जो ब्राजील है, ध्यान देंगे भैया, एशिया, ये जो ब्राजील है ये कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये खुद अपने आप में महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक ही देश का महाद्वीप है, इसमें कोई दूसरा देश शामिल ही नहीं है। उसके बाद ये जो भारत है ये कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो देखिए हमारे पास रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन से महाद्वीप में? एशिया में। फिर हमारे पास कनाडा है और यूएसए कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका में। फिर हमारे पास चाइना है, ये एशिया में पड़ता है। ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और भारत जो है वो एशिया में पड़ता है। देखिए सवाल जो है अभी कुछ दिन पहले एक पेपर बताया था हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का। हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के पेपर में कौन सा सवाल था? ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका में। बात समझ में आ गई? अमेजन नदी, अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल कहाँ हैं? ब्राजील में। अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। विश्व के फेफड़े का मतलब समझते हो ना? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन विश्व को जो प्राप्त होती है वो अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है। जहां अमेजन के जंगल है वहीं अमेजन नदी भी है। तो अमेजन नदी के बारे में बहुत सवाल पूछ ले जाते हैं। अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश में है? तो ये कहाँ है भाई? ये दक्षिणी अमेरिका में है। जब आप महाद्वीप को देखोगे तो विश्व के नक्शे में तुम्हें महाद्वीप जब दिखाई देंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई देगा, यहाँ तुम्हें जो है एशिया दिखाई देगा, यहाँ यूरोप दिखाई देगा, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा, यहाँ तुम्हें जो है कौन सा? उत्तरी अमेरिका, और यहाँ कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। कितने महाद्वीप हो गए? 6। बात बताइए समझ में आए कि नहीं है? 6 के 6 महाद्वीप। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन सा है? एशिया है। और ये कौन सा है? अफ्रीका है। ये कौन सा है भाई? यूरोप है। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। और ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये पूरे विश्व के कितने महाद्वीप हैं? ये 6 महाद्वीप हैं जिन पे लोग निवास करते हैं। वो 6 महाद्वीप है। एक महाद्वीप और है, कौन सा है? कौन सा है? अटलांटिक है या आर्कटिक है? कौन सा महाद्वीप है? अटलांटिक तो महासागर है। आर्कटिक है या अटलांटिक है? आर्कटिक है। जो भी है ये 7वां महाद्वीप तुम्हारे लिए है, ठीक है? इसे तुम खोज करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो 6 के 6, ये 6 वो हैं जिन पर लोग निवास करते हैं। एक ऐसा है जिस पर लोग निवास नहीं करते, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं, देखिए चलो बता ही देता हूँ। ये है ना, ये अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक जो है महाद्वीप है, और ये ऐसा महाद्वीप है जिस पर लोग निवास नहीं करते। ये कौन से ध्रुव की ओर पड़ता है? ये देखिए हमारे पास जब ऊपर जाएंगे तो वो है उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। बात समझ आए कि नहीं? ये दक्षिणी ध्रुव में। चलिए उसके बाद हमारे पास सवाल है, देखो एकक सवाल की जो वैल्यू है ना वो बड़ी दमदार वैल्यू है। भूगोल अपने आप में ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में भी इन्वायरमेंट अगर तुम्हारे पास आएगी तो इन्वायरमेंट में अधिकतर सवाल किसके होंगे? भूगोल से ही होते हैं। अब सवाल देखिए, निम्न में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो? ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो? ऊर्ध्वाधर देखिए कहाँ पड़ती है? मुंबई में पड़ती हैं, चेन्नई में पड़ती हैं, तिरुवनंतपुरम में पड़ती हैं,
और श्रीनगर में पड़ती हैं। बताइए कौन सा ऐसा है जहां सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं वो ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? बताइए भाई, सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर। श्रीनगर क्यों? इसका उत्तर श्रीनगर क्यों होना चाहिए? देखिए इसके उत्तर से मैं तुम्हारा परिचय कराऊं। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। ठीक, कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में ये है कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा को आप सॉरी कर्क रेखा के और किसके बीच में पड़ेंगी भाई? ये देखिए ये पड़ेंगी। इस सवाल का उत्तर होना चाहिए कहाँ नहीं पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ नहीं पड़ती हैं। तो नहीं पढ़ने का मतलब क्या है? सवाल दोबारा से समझ लो। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ नहीं पड़ती हैं? तो नहीं पढ़ने का मतलब क्या है? ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव में है, ये दक्षिणी ध्रुव में है। तो इससे बाहर चले जाओगे नहीं पड़ेंगी, इससे बाहर चले जाओगे नहीं पड़ेंगी। तो इधर जम्मू कश्मीर है भाई। आप देखोगे ऊपर का जो क्षेत्र है वो एकमात्र कौन सा दे रखा है? जम्मू कश्मीर। बाकी आप देखेंगे कौन सा दे रखा है भाई आपको? मुंबई इसके नीचे। उसके बाद कौन सा दे रखा है? चेन्नई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम बीच में पड़ेगा और श्रीनगर जो है वो कर्क रेखा से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ेगी। चलिए बात समझ में आ गई ना? दोबारा से सवाल समझ लो। सवाल मिसप्रिंट है। सवाल का कहना यह है कि किस जगह पे सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं। बात क्लियर हो गई? और नहीं पढ़ने वाला सवाल तो फेवरेट है, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? और नहीं पड़ती तो ये जो है पड़ती कहाँ पे है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है ऊर्ध्वाधर किरणें सूर्य की पड़ती हैं। तो इसका मतलब जो कर्क रेखा से बाहर होगा, जो मकर रेखा से बाहर होगा, वही नहीं पड़ती। अब हम भारत की बात करें तो भारत में मकर रेखा से हमें कोई मतलब है नहीं है, भारत में तो कर्क रेखा से मतलब है। तो जितने भी ये कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती। अब एक बात और समझ लो, जितना कर्क रेखा से ज्यादा दूर होगा उतनी ही ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अभी आप थोड़ा सा समझिए। आप झारखंड में गर्मी देखोगे दमदार होती है, बिहार में देखोगे दमदार होती है। उससे थोड़ा सा ऊपर नेपाल में चले जाओ, उससे थोड़ा सा ऊपर उत्तराखंड में चले जाओ, हमारे यहाँ तक गर्मी होती है। हमारे यहाँ से ऊपर जाइए उत्तराखंड चलिए आप, उत्तराखंड में बर्फ है कि नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि आप जितने कर्क रेखा से दूर जाओगे उतनी ही सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़नी बंद हो जाएंगी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से इधर अगर मकर रेखा के नीचे जाओगे तो मकर रेखा के नीचे भी यही प्रक्रिया लागू होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नया सवाल हमारे पास है, कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ध्यान देंगे, कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पहला है असम। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया भाई? पहले ऑप्शन में है असम। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल। तीसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है भाई? मणिपुर। और फिर हमारे पास है मिजोरम। ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बताइए कौन सा आंसर है? कौन सा है भाई? असम। देखिए असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। अब असम की सीमा म्यांमार से तो मिलती नहीं, बिल्कुल नक्शे में बिल्कुल स्पष्ट है, ये असम है। देखिए असम, इधर अरुणाचल है, इधर को ये सारा अरुणाचल का क्षेत्र है, ये नागालैंड शुरू हो गया, ये मणिपुर शुरू हो गया, असम तो यहाँ खत्म हो गया, ये असम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? म्यांमार ये है, तो म्यांमार की सीमा असम से नहीं मिलती। किन किन राज्यों की मिलती है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, उसके बाद जो है नागालैंड की मिलती है, मणिपुर की मिलती है, मिजोरम की मिलती है और त्रिपुरा की मिलती है। बताइए समझ आई कि नहीं आई? 1600 लगभग 1650 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। म्यांमार के साथ भारत कितनी बाउंड्री साझा करता है? 1650 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है जिसको साझा करता है। पूरी डिजिट में लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास ये बाउंड्री है, जिसपे कितने राज्य हैं भाई? जिसपे राज्य हैं 5 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। चलिए दूसरा सवाल हमारे पास है,
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? पुदुचेरी यहाँ पहुंचिए और पुदुचेरी की सीमा बताइए किसके साथ स्पर्श करती है, किसके साथ स्पर्श नहीं करती? सवाल होना चाहिए नहीं करती। और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, देखो फुल आनंद आने वाला है सवाल में। देखिए पुदुचेरी की सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? साझा नहीं करती, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है भाई कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है केरल। बताइए ऐसा कौन सा है जिसमें पुदुचेरी की सीमा साझा नहीं है या पुदुचेरी की सीमा इससे स्पर्श नहीं करती? कर्नाटक और कोई? देखिए इसका आंसर कर्नाटक ही है। क्यों है कर्नाटक? कर्नाटक इसलिए है कि पुदुचेरी के कितने जिले हैं? 3 जिले। वैसे तो 4 पुदुचेरी है लेकिन इसके 3 जिले अलग अलग 3 राज्यों में फैले हुए हैं, तो बाउंड्री स्पर्श करेगी। 3 जिले जो हैं वो अलग अलग राज्यों में है। देखिए पुदुचेरी की मूल लोकेशन ये है, खुद तमिलनाडु से स्पर्श है। उसके बाद पुदुचेरी का एक जिला ये है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं कौन सा? ये हमारे पास केरल में पड़ता है। और केरल में वैसा कौन सा जिला पड़ता है भाई? केरल में पड़ता है माहे, है ना, ये माहे है। देखिए पुदुचेरी ये केरल में पड़ता है, तो एक तमिलनाडु को स्पर्श कर गया, एक किसको स्पर्श कर गया? एक स्पर्श कर गया केरल को। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाइए, यनम किसको स्पर्श कर गया? आंध्र प्रदेश को। लेकिन जो हमारे पास है कर्नाटक में तो कोई है ही नहीं है इसका जिला। बात समझ में है कि नहीं? लेकिन लोकेशन देख लो आप, ये हमारे पास खुद पुदुचेरी है, ये हमारे पास इस जगह इतना डिफरेंस है एक जिला होने में और इतना डिफरेंस है एक जिला होने में, ये 3 जिले बिखरे हुए हैं इसके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कौन कौन से जिले हैं? माहे है, यनम है, कराईकल है ना। चलिए उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? 4 गुना। कितने गुना है? 4 गुना। भारत का दुरुस्त यानी कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है या पॉइंट कैमिलर है? बताइए भाई। देखिए ध्यान से समझिए, देखो भारत का सबसे, देखो 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो है कि भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु और दूसरा सवाल है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो जब भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात आएगी तो आप कौन सा लगाओगे? पिगमेलियन पॉइंट लगाओगे, इंदिरा पॉइंट लगाओगे। इसका एक नाम हो रहा है पार्सन पॉइंट। क्या नाम है इसका? इसका एक नाम हो रहा है पार्सन पॉइंट। इसको लिख लेंगे आप, पार्सन पॉइंट। तो कितने नाम हो गए दक्षिणतम बिंदु के? 3 नाम हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। चलिए उसके बाद है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बताइए। सब लोग जानते हैं बांग्लादेश, इसमें बताने वाला कुछ और सवाल है नहीं है। फिर सवाल है हमारे पास निम्न संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा है? यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? बताइए। लक्षद्वीप का सबसे छोटा। ये छोटे छोटे सवाल हैं। फिर सवाल है पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से और कौन कौन से समूह बनाए गए हैं? बाकायदा समूह है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य से मिलती है। देखिए पंजाब से मिलती है, जम्मू कश्मीर से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, गुजरात से मिलती है, लद्दाख से भी मिलती है क्या? बताइए। लद्दाख से भी मिलती है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्री लद्दाख से भी मिलती है, जम्मू कश्मीर से भी मिलती है। देख लो यहाँ लद्दाख से मिलती है, जम्मू कश्मीर से मिलती है, पंजाब से मिलती है, राजस्थान से मिलती है और गुजरात से भी मिलती है। ये ध्यान रखेंगे। तो समूह अगर छांटने के लिए आएगा पाकिस्तान की बाउंड्री का तो गुजरात से भी मिलती है। कच्छ का रण विवाद, कच्छ का विवाद किस किस के बीच में? कच्छ का विवाद भारत के और पाकिस्तान के बीच में। पूरा का पूरा राजस्थान, और राजस्थान तो सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद पंजाब, उसके बाद कौन सा? जम्मू कश्मीर और कौन सा है? लद्दाख। बात समझ में आ गई? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। चलिए उसके बाद सवाल हमारे पास है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताइए। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी,
अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं उस जगह को नाम क्या देते हैं? इधर देख लो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। उस जगह को नाम देते हैं भाई क्या? उस जगह को नाम देते हैं कन्याकुमारी। दूसरा ऑप्शन है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, उसको नाम देते हैं नागरकोइल, और फिर उसके बाद उसको नाम देते हैं रामेश्वरम। बताइए भाई ऐसा कौन सा है? देख लो, ध्यान से समझ लो। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्याकुमारी। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों जहां पे मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं भाई? ये जहां पे तुम्हारा अरब सागर मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगी और हिंद महासागर। देखिए अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, जहां इन तीनों का मिलाप होगा उस जगह को हम क्या कहेंगे? उस जगह को हम कहेंगे भाई, उस जगह को कहेंगे कन्याकुमारी। बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद सवाल है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? ये सवाल जो आया था, कायम आया था एनटीपीसी के एग्जाम में। सवाल यह कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों से मिलती है? बताइए कौन बताएगा भाई? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? देखो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है, ये सवाल है। एक है बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, दूसरा सवाल है। अब आइए कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल है, पहला तो सबसे ज्यादा मिलती है बांग्लादेश के साथ, नंबर 1। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ मिलती है और पश्चिम बंगाल की भूटान के साथ मिलती है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों से मिलती है? कितने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है पश्चिम बंगाल के? 3 अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। बात समझ में है कि नहीं है? तो 3 देशों से जो है कौन मिलता है भाई? पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। इंपोर्टेंट सवाल है, पूरे 2.5 करोड़ का सवाल है। चलिए उसके बाद सवाल है हमारे पास, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? हम बता चुके हैं, है ना। किसके साथ स्पर्श नहीं करती ये भी बता चुके हैं। दूसरा सवाल है भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए भाई भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भाई उत्तर जो है अक्षांश के सारे से जाओगे और जो देशांतर है उसके सारे से पूर्वी, तो कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व में है। जो डायरेक्शन है वो मैंने तुम्हें बता रखी है। निम्न में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा है? ऐसा कौन सा राज्य जिसके 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा आती है? बताइए भाई कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। उसके अलावा जो बांग्लादेश की सीमा है वो किस किस से मिलती है? बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा देखिए किससे मिलती है? त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है ना, और असम से भी मिलती है। ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री स्पर्श करते हैं। चलिए बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। चलिए उसके बाद नया सवाल बनता है, और नया सवाल हमारे पास है, निम्न राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ या सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? मेरा सवाल है ऐसा कौन सा राज्य है अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? किसकी बाउंड्री, कौन से राज्य की बाउंड्री सबसे ज्यादा राज्यों के साथ है? बताइए भाई। उत्तर प्रदेश। हम यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखिए किस किस के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। आप शुरुआत करिए बिहार से। हमारी बाउंड्री बिहार के साथ है, हमारी बाउंड्री झारखंड के साथ है, हमारी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ है, हमारी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ है, हमारी बाउंड्री हरियाणा के साथ है, हमारी बाउंड्री राजस्थान के साथ है, हमारी बाउंड्री हिमाचल के साथ है, और हम जो है उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हम जो है, कितने राज्य, कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। तो हम 8 राज्यों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी है नेपाल के साथ। किसके साथ है? नेपाल के साथ। यूटी में दिल्ली है, दिल्ली के साथ हम जो है अपनी जो सीमा साझा करते हैं। भाई मेरठ गाजियाबाद का बॉर्डर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है, नोएडा उत्तर प्रदेश में लगता है, और उसके साथ उसके बाद दिल्ली शुरू होती है। तो यूनियन टेरिटरी कितनी स्पर्श करते हैं? 1। और सिंपल राज्य की बात करें तो कितने स्पर्श करते हैं? 8 सिंपल राज्य। तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कौन सी बाउंड्री शेयर करता है? सबसे ज्यादा राज्यों की बाउंड्री शेयर करता है। बात समझ में आ गई? 8 हमारे पास है सिंपल और 1 है यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है भाई?
23 दिसंबर। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। यहाँ से सवाल आएगा और 100% आएगा, लिख लो। भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। और होता क्यों है ये भी लिख लो। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे शीत अयनांत बोलते हैं भाई। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखेंगे शीत अयनांत। इसको शीत अयनांत बोलते हैं। और लिखो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अभी देखिए ये आया है सबसे छोटे दिन का, एक सवाल आएगा सबसे बड़े दिन का, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, झारखंड के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़, और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और फिर है हमारे पास पश्चिम बंगाल। बताइए झारखंड के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है हमारे पास आंध्र प्रदेश, और फिर है पश्चिम बंगाल। ये आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा है। कौन झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए आप झारखंड पहुंचिए, और जब आप झारखंड पहुंचेंगे तो उड़ीसा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है झारखंड के साथ, और छत्तीसगढ़ भी करता है। लेकिन ऑप्शन में कौन कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कोई बाउंड्री साझा नहीं करता, क्योंकि ये देखिए मध्य प्रदेश के और झारखंड के बीच में कौन सा क्षेत्र आ गया? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया। और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वो क्षेत्र है जो झारखंड की और मध्य प्रदेश की बाउंड्री को रोक देता, उनको साझा नहीं करने देता। उसके बाद है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं भाई? बताइए भाई, उसको कहते हैं रेड क्लिफ। और ये जो रेड क्लिफ है ना, इसको आप लिख लो, इसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। ये बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, लिख लो अध्यारोपित सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित सीमा है, और भारत और चीन के बीच में भी जो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अध्यारोपित सीमा होती क्या है। देखो भारत के और पाक के मध्य जो है वो भी अध्यारोपित सीमा है, और भारत के और चीन के मध्य जो है वो भी कौन सी अध्यारोपित सीमा है? देखो अध्यारोपित सीमा उस सीमा को कहते हैं जिसको किसी दूसरी शक्ति ने, किसी दूसरे देश ने दो देशों के बीच में खींचा हो। और ये किसने खींची है? ब्रिटेन ने। भाई जो ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने तो भारत के और पाकिस्तान के, भारत के और चीन के बीच में रेखा खींची है। तो ये रेखा किसका उदाहरण है? ये अध्यारोपित रेखाओं का उदाहरण है। इसको बोलते हैं अध्यारोपित रेखाएं। चलिए